गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट टाइम वी टॉक्ट अबाउट डिफरेंट डिसीज़ेस, तो उसमें हमने HIV और जॉन्डिस वगैरह कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सारे डिसीज़ेस जो है वो है कंजेनाइटल डिसीज़ेस। ओके, तो कंजेनाइटल डिसीज़ेस का मीनिंग क्या होता है? द डिसीज़ेस विच इमर्ज राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, या फिर द डिसीज़ेस विच आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये सारे डिसीज़ेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास में। और उसमें से आपको जो स्टडी करना है वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। ये इतना ही आपके लिए है, ठीक है। तो ये भी आपको NCERT के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देन एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसको आज हम स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर वी विल कंटिन्यू विद द इम्यूनिटी पार्ट। तो इम्यूनिटी वाला पार्ट जो है वो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको NCERT में भी पोर्शन में इंक्लूडेड होता है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आते हैं। एंड दिस पार्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इट विल हेल्प यू फॉर योर लॉन्गर स्टडीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो 11th-12th के भी काम में आएगा, तो इसीलिए वो थोड़ा सा बेसिक्स है, बट वो बहुत इसेंशियल है, ठीक है। तो हीमोफीलिया, ओके, तो हीम यानी ब्लड, ओके, फिलिया यानी लव, ठीक है। सो लव फॉर ब्लड नहीं है ये, बट देन जो ये डिसीज़ है उसमें क्या होता है कि जनरली हीमोरेजिक कंडीशन बन जाता है। हीमोरेजिक कंडीशन यानी हीमोरेज का मतलब है ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाना, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है वहाँ पे एक क्लॉट बनाया जाए, ओके। और ये क्लॉट जो होता है वो एक प्लग के जैसा काम करता है, जो कि इस जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है उसको वो ब्लॉक कर देता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है उस जगह पे, ठीक है। तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली बाहर आते जाएगा, ओके। तो इसी वजह से इसको हीमोफीलिया बोला गया है। दैट इज़ लव फॉर ब्लड, ब्लड विल कंटिन्यूसली फ्लो, इट विल नॉट स्टॉप, ओके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सच। तो ये जो डिसीज़ है वो एक सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज़, यानी कि अगर वो किसी एक क्रोमोसोम पे है, दैट इज़ X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, तो उस हिसाब से इट विल ईदर बी कैरिड इनटू फादर, सन, ग्रैंड सन, ऐसे करके वो चलता जाएगा, या फिर मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ऐसे करके वो चलता जाएगा। यानी कि इट विल बी ईदर इनटू मेल्स ओनली और फीमेल्स ओनली, तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसीजेस, ठीक है। तो ये इस टाइप का सेक्स लिंक्ड डिसीज़ एक काइंड ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। So genes of this disease are found on sex chromosomes. That's why it is called as sex-linked disease. Now sex chromosomes, you know there are two sex chromosomes, X and Y. तो XX अगर हो तो फीमेल होता है, XY अगर हो तो मेल होता है। तो ये सेक्स लिंक्ड जीन के ऊपर रहने वाला ये सिंड्रोम है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? सो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इन केस ऑफ डिसीज़ ब्लड क्लॉट्स वेरी स्लो, सो पेशेंट डाइज ड्यू टू एक्सेसिव हीमोरेज। तो हीमोरेज भी बताया मैंने कि क्या होता है, ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो हो रहा है बट वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। सो हीमोफीलिया इज़ कॉज्ड बाय रेसेसिव जीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑन 2X क्रोमोसोम्स। तो ये जो XX कंडीशन है, तो इसमें ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, तो सपोज़ कि ये एक क्रोमोसोम है अपना, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे ये जीन जो है दैट इज़ हीमोफीलिया का डिसीज़ का जीन, ठीक है। तो सपोज़ ये रेड कलर का है तो फिर वो जीन ख़राब है, और यहाँ पर अगर ये मैं इसको ग्रीन कलर का रखूँ तो ये नॉर्मल है। अगर दोनों भी जीन ख़राब वाले आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा और ये डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम्स विद डिफेक्टिव जीन, तो उसकी वजह से होने वाला ये डिसीज़ है। तो ये सब चीज़ें आप 10th में और अच्छे से पढ़ोगे, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स, ओके। नाउ द डिसीज़ इज़ नॉट डेवलप्ड इन विमेन इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द जीन ऑफ हीमोफीलिया ऑन X क्रोमोसोम। रीज़न क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर दोनों क्रोमोसोम पे हो तभी जाके ये डिसीज़ डेवलप होगा, यानी कि इस पे भी है यहाँ पे और इस पे भी है यहाँ पे, जिसके चांसेस बहुत रेयर है। बट मेल्स को अगर हम देखेंगे तो मेल्स का जीन होता है एक ऐसा, दैट इज़ X क्रोमोसोम का, और एक दूसरा होता है जीन जो कि Y क्रोमोसोम का जीन होता है, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल्स में यहाँ पे अगर डिफेक्ट है, दूसरे वाले के इस पे तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है,
तो इसकी वजह से क्या हो गया, अभी ये डोमिनेंट जीन हो गया, तो डोमिनेंट होने की वजह से ये मेल्स में ज़्यादातर डिसीज़ देखा जाता है. ओके, देन ये समझा नहीं होगा, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट टू यू ड्यूरिंग अ जूम क्लास. ओके, सो यू कैन मार्क योर डाउट्स वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, देन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू ड्यूरिंग लाइव क्लास ऑल्सो. ठीक है, तो दैट इज ओनली टोल्ड हियर. सो दिस इज ड्यू टू सपरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. तो अगर एक जीन पे है और एक जीन पे नहीं है तो डिसीज़ नहीं होगा. अगर दोनों जीन पे है तो जाके डिसीज़ होगा. जबकि मेल्स में एक ही जीन है, वही जीन डोमिनेंट रहेगा, तो उसकी वजह से अगर वो जीन अगर ख़राब निकला तो फिर वो डिसीज़ स्प्रेड होगा. सो हेंस दैट इज़ द रीज़न. So due to presence of X chromosome and Y chromosome into genotype, women are known as carrier, यानी कि उनके बॉडी में जीन हो सकता है बट उसके अंदर डिसीज़ नहीं होगा. जबकि अगर उसका सन जो है वो अगर मतलब उसको अगर सन होता है तो उसमें वो जीन आ जाएगा जिसकी वजह से वो हीमोफिलिक बन सकता है बट नॉट डॉटर. ठीक है, तो वो रीज़न है, इसीलिए इसको बोला है सेक्स लिंक्ड डिसीज़. सेक्स लिंक्ड डिसीज़ या फिर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक. तो इस वजह से इट विल बी पास्ड फ्रॉम फादर टू सन और से फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन अगर वो मदर के अंदर जीन आ गया तो भी. ओके, तो इट विल ओनली बी इनटू सीन इनटू मेल्स मेजरली. देन नेक्स्ट डिसीज इज़ कलर ब्लाइंडनेस. नाउ कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक रेसेसिव सेक्स लिंक डिसीज़ है. जो भी जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम की वजह से आ रहा है. सो इसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमंस आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. इट्स जीन्स आर ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम एक्स, जैसे अपने हीमोफीलिया में था. ठीक है, तो सपोज जैसे ये दो क्रोमोसोम्स है अपने एक्स क्रोमोसोम और इसमें है यहाँ पे ये सपोज दिस लोकेशन इज़ ऑफ द जीन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफेक्टिव जीन है और दूसरा जीन नॉर्मल है फीमेल्स में तो फिर उसमें डिसीज़ नहीं होगा. जबकि मेल्स में अगर हम देखेंगे तो दूसरा जीन जो है उसमें यहाँ पे एक आर्म है ही नहीं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जीन डोमिनेंट हो जाएगा और उसमें डिसीज़ दिख जाएगा. तो ये इस तरह से डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है. सो इसीलिए ये भी वापस से मेल्स में दिखने वाला डिसीज़ है. इन कलर ब्लाइंडनेस वुमेन आर फाउंड जनरली एज कैरियर्स, वापस से सेम कंडीशन जैसे अब पहले भी था. एंड men as patients. Heredity of color blindness is similar to that of hemophilia. सो वो दोनों का ट्रांसमिशन जीन के थ्रू हो रहा है. दोनों भी सेक्स लिंक्ड है. मेल डोमिनेंट डिसीजेस है, फीमेल्स में सिर्फ कैरियर दिखाई देते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. सो कलर ब्लाइंडनेस कैन बी सीन इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टाइप्स देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे है प्रोटेनोपिया जिसमें रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रेड एंड ग्रीन में डिस्टिंग्विशिंग नहीं होगा प्रॉपरली. ड्यूटेरोनोपिया that is also green color and trypanosomia that is blue color blindness. तो ये कलर्स का डिफ्रेंशिएशन जनरली इन पेशेंट्स में नहीं दिखाई देता है. जनरली सिग्नल्स में और फिर जाके बाकी सब चीज़ों में उनको इश्यूज़ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर है. ओके, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर या फिर डिसीज़ का ये है. द नेक्स्ट इज़ थैलेसीमिया. ठीक है, तो थैलेसीमिया जो डिसीज़ है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड ऑफ अ सफरर चाइल्ड हैव टू चेंज फ्रीक्वेंटली. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, थैलेसीमिया हो गया या फिर जाके सिकल सेल एनीमिया हो गया, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में जो आरबीसी है वो डिफेक्टिव होती है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक जीन खराब होने की वजह से उसका हीमोग्लोबिन जो है वो फॉल्टी बन रहा है. तो फॉल्टी हीमोग्लोबिन की वजह से वो सफरर चाइल्ड के अंदर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. तो इस कंडीशन में उसको फ्रीक्वेंटली ब्लड देना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है. द कॉज ऑफ दिस डिसीज इज़ अ रेसेसिव जीन एंड ओनली होमोजाइगस चाइल्ड यानी जिसके दोनों क्रोमोसोम्स पे ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है. ठीक है, यानी कि सपोज ऐसे, तो ये दोनों इस पे जिसको होता है उसको बोलते हैं होमोजाइगस. होमोजाइगस से सेम लोकेशन का जीन खराब है. ठीक है, तो ऐसे चाइल्ड को ये
डिसीज़ होगा। हेट्रोसाइगस जो है वो नॉर्मल रहते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा जीन है और एक ख़राब जीन है, तो इसीलिए अपने पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे ना। हमने ये सेल साइकिल के टाइम पढ़ा हुआ था कि अपने पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों है, क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर ख़राब हो जाए तो हम दूसरे पर से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ले सके। तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर सब में आने के चांसेस कम क्यों होते हैं, रीज़न यही है कि अगर एक पेरेंट का जीन खराब है और दूसरे पेरेंट का जीन सही है, बॉडी विल ऑटोमेटिकली रीड सही वाला जीन एंड निग्लेक्ट द खराब वाला जीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दोनों जीन खराब है तो ऑब्वियसली डिसीज़ होगा। तो ऐसे ही कंडीशन आता है इनटू जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो यही है अबाउट थैलेसेमिया। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है इसमें सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरॉन्स के बारे में मैं बता देती हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, या फिर इंटरफेरॉन्स पे तो नहीं आता है बट जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो एंटीबायोटिक्स आर, ये डेफिनेशन है इसका, आपको याद करना है इसको। सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस which can kill or stop the growth of some pathogenic, that is disease producing microorganism such as bacteria or fungi, ठीक है। सो एंटीबायोटिक का एक्शन काफ़ी स्पेसिफिक है, प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म काफ़ी स्पेसिफिक है। बैक्टीरिया और फंगसेस जैसे ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं। देर आर फ्यू एल्गीज ऑल्सो विच प्रोड्यूस, क्लोरेला जैसा एल्गी हो गया, या फिर जाके देर आर फ्यू अदर इवन ऑर्गेनिजम्स हु प्रोड्यूस लाइक एक्टिनोमाइसिट्स, एक टाइप ऑफ मिड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस these antibiotics and they act only against funguses and bacteria, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीज़ हो जाए तो हमने एंटीबायोटिक ले लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी डिसीज़ के अगेंस्ट ये केमिकल चलता नहीं है, ठीक है। तो हेंस वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट। नाउ सम इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई आर, सबसे पहला जो फाइंड हुआ था वो है पेनिसिलिन। उसके बाद मैंने जैसे एक्टिनोमाइसिन बताया वो बनाते हैं टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर जाके क्लोरोमाइसिटिन, या फिर क्विनक्लोन्स, या फिर जाके सेफेलोस्पोरिन्स, जेंटामाइसिन, क्लोरोफेनिकोल्स, या फिर रिफेम्पिसिन, ये सारे जो है वो एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। एंटीबायोटिक कैसे हम फाइंड करते हैं, तो एंटीबायोटिक का हमने 8th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, राइट। तो 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज आइसोलेटेड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंटली उसको बनाया था, पेनिसिलिन बनाया हुआ था। तो यहाँ पे अगर सपोज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो ये उसका फूड एंड मीडियम है जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अभी उसके आजू बाजू भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे होंगे, है ना। देयर माइट बी n नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ग्रोइंग हियर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रेड वाला है इसको फाइट करना पड़ता है फॉर फूड एंड स्पेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ केमिकल अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, जो कि ये एरिया को कवर कर लेगा, उसके आजू बाजू का एरिया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ये केमिकल के वजह से ये जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके आजू बाजू ग्रो हो रहा है, इट कैन नॉट टच दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये केमिकल है जो उसको मार डालता है या फिर उसकी ग्रोथ रोकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट विल नॉट ग्रो इनटू दैट येलो शेडेड एरिया, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस द रेड वन कैन ग्रो इनटू दिस एरिया वेरी प्रॉपरली, और जैसे जैसे रेड वाला ग्रो होते जाएगा वैसे वैसे उसका ये येलो वाला एरिया भी ग्रो होते जाएगा, ओके, एंड इट विल स्टार्ट क्लियरिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ ग्रीन वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरल टैक्टिक है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो हम स्टडी करके उसको हार्नेस करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके टेरिटरी में से बाहर रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर जाके स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वैसे ही ये सब लोग भी अपने सर्वाइवल के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं
है। और फिर हमने जब ये फाइंड किया तब इन केमिकल्स को हमने हार्नेस करना शुरू किया टू फाइट द डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया एंड फंगसेस इनटू आवर बॉडी। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट से डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में से, एक तो उनको मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ रोकने के लिए। ठीक है। देन देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। अभी हमने बात की अबाउट ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरिया एंड फंगसेस, बट देर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज़ अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगसेस। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो treatment of viral infections is more difficult than that of bacterial infections. Now this is the reason why we are struggling with treatment for coronavirus, right? तो reason क्या है कि उसको हम एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं कर सकते। हम एंटीबायोटिक फाइंड कर सकते हैं, हम नेचर के थ्रू उसको हार्नेस कर सकते हैं। हमारे पास जो नोन एंटीबायोटिक्स है उसके एक्शन को हम स्टडी करके उसको फाइट कर सकते हैं। बट ऐसा रीज़न है कि वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक चलता नहीं है, बिकॉज वायरसेस डोंट हैव देयर ओन सिस्टम, दे डिपेंड ऑन द होस्ट सिस्टम, जबकि बैक्टीरिया को उसका सिस्टम है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, इट अटैक्स द नॉर्मल सिस्टम ऑफ द बैक्टीरिया और उसको उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। फंगस के लिए वैसा नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो हमारे सेल के अंदर घुसेगा और हमारे सेल के सिस्टम्स यूज़ करेगा। वी कैन नॉट किल आवर सेल टू किल द वायरस, राइट? सो हेंस हमारे लिए दूसरा ट्रीटमेंट फाइंड करना ज़रूरी हो गया। सो फॉर ईच टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन टाइप ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये बहुत याद रखो, इसको बोलते हैं कि IFN। ठीक है, तो इंटरफेरॉन क्या है? सो इंटरफेरॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड डाइंग होस्ट सेल, and on reaching an uninfected cell, interferon makes them resistant to the viral infection. Interferons have been proved to be effective against influenza and hepatitis like diseases. ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, इट इज़ क्वाइट सिंपल बट क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल से लेट्स से कि सपोज़ ये एक होस्ट सेल है, okay, and these are the surrounding host cells. Okay, so suppose for example if a virus comes and sits on this cell, okay, and it injects its DNA into this cell, okay, और जैसे ही DNA इंजेक्ट किया है उसने, ये इस होस्ट के पहले न्यूक्लियस में चला जाएगा और ये होस्ट के न्यूक्लियस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, एज इट डिस्ट्रॉयज द होस्ट न्यूक्लियस, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसने अंदर डाला हुआ था उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाएगा। ओके, और कुछ देर बाद क्या करेगा, कुछ देर बाद अपना कवर भी बना लेगा। ओके, एंड देन आफ्टर सम टाइम, जैसे ही ये सेल के अंदर पूरे वायरस पार्टिकल्स भर जाएंगे, इसका एक ही काम होता है, फिर ये सेल को ब्रेक करो। ठीक है, और इसके सराउंडिंग जो सेल्स है उनके ऊपर जाके बैठ के इन्फेक्शन करो। ठीक है, तो एक भी वायरस घुस आए अपने बॉडी के अंदर तो वो बस कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो पूरे सेल्स को इन्फेक्शन आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल साइकिल जो वायरसेस फॉलो करती है फॉर इन्फेक्टिंग एनी होस्ट सेल। ठीक है, अभी एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि ये वायरस कहीं पे भी नहीं सेल के ऊपर बैठ सकता, इसको एक स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि शिप जब भी आती है तो वो पोर्ट के ऊपर जाके लैंड होती है, राइट? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है सेल के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल से एक पोर्ट होता है जहाँ पे वायरस बैठ सकता है। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे ही सपोज़ ये सेल को इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये वायरस क्या करेगा, इट विल ब्रेक द सेल
and then it will infect the neighboring cell. Okay, but जब भी इंटरफेरॉन प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक चेंज आता है, ठीक है. तो होस्ट सेल क्या करता है, सपोज ये अपना होस्ट सेल है, ओके, और इसके ये आजू बाजू वाले ब्रदर सेल्स है, नेबरिंग सेल्स है. ठीक है, तो ये नेबरिंग सेल्स है और इसके ऊपर का जो पोर्ट था उसमें आके बैठ गया वायरस. ठीक है, वायरस बैठ गया और वायरस ने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया. अभी राइट बिफोर लाइक से जैसे ही वो वायरस का डीएनए अपने होस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू ही करने वाला होता है, ठीक है, यानी कि उसने अभी ये सेल के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू ही किया है, तब क्या करेगा होस्ट सेल कि उसको पता है कि अभी मुझे वायरस इन्फेक्शन हो गया है, मेरे अंदर बहुत सारे वायरसेस बनने वाले हैं और मैं तो मरने ही वाला हूँ. ठीक है, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा कि जहाँ से जिस पोर्ट से एंट्री हुई है उसके जैसा एक प्रोटीन बनाएगा. ठीक है, और इस प्रोटीन को वो नेबरिंग सेल्स को पास करेगा, उसके इमीडिएट कांटेक्ट वाले जो सेल्स है उसमें पास करेगा. अब ये इस वजह से क्या होगा कि जब तक ये वायरस अंदर में पूरा अपना हंगामा कर रहा है कि यहाँ पे वो अपने बहुत सारे वायरस के डीएनए बना रहा है और उसको बहुत सारे वायरसेस बनाने में बिज़ी हो जाता है, तब तक ये प्रोटीन जो उसने बनाया है जिसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं वो दूसरे सेल्स तक पहुँच जाता है. यानी कि इसके नेबरिंग सेल उसको खुद देखेंगे कि इंटरफेरॉन आ गया और ये अपने रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे उसके हेल्प से. फिर जैसे ही ब्लॉक किया खुद भी बनाएंगे, ठीक है, और अपने नेबर्स को देंगे. ओके, और फिर उनके नेबर्स भी क्या करेंगे, उनके नेबर्स भी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और अपने पहले पोर्ट को बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, और उसके नेबर्स को दे देंगे. अब इसकी वजह से क्या होगा कि भले ही यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस बन गए, ठीक है, एंड ये बहुत सारे वायरसेस स्प्रेड भी होना शुरू हो गए, ठीक है, बट अनटिल एंड अनलेस ये पोर्ट ओपन होगा वायरस तो इन्फेक्शन कर ही नहीं पाएगा. समझ में आ रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा, वायरस कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन इनटू फर्दर सेल्स. तो इस तरह से सेल जो है, भले ही ये एक सेल मर गया बट उसने क्या किया, अपने बाजू के सारे सेल्स को बचा लिया. तो इस तरह से बॉडी जो है वो वायरसेस को फाइट करने के लिए ये टेक्निक को यूज़ करती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स थेरेपी, और या फिर जाके प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. तो हमारे ये बॉडी का ट्रिगर है, ह्यूमन बॉडी कैन डू दिस फॉर फाइटिंग एनी वायरसेस इनटू द बॉडी. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल नेचुरल स्टेप है. तो इस तरह से हम इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जिससे कॉज होता है उसके अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी पा लिया है ऑलरेडी, और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट भी हम लोग फाइट कर सकते हैं. आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे क्योंकि डिसीजेस भी काफ़ी हैवी है टू अंडरस्टैंड, एंड ये दोनों कंसेप्ट भी ऑफ एंटीबॉडी एंटीबायोटिक एंड इंटरफेरॉन समझने को आपको टाइम लगेगा. सो वी विल स्टार्ट विद इम्यूनाइजेशन इनटू नेक्स्ट क्लास. बिफोर दैट वी विल हैव अ जूम क्लास ऑन वेडनेसडे, ताकि आपकी इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे मैं वो सॉल्व कर दूँगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अभी तक मैंने पेपर को चेकिंग को स्टार्ट नहीं किया है, सो प्लीज़ डोंट टेक्स्ट मी इफ़ यू हैव चेक्ड द पेपर्स. जब भी हो जाएंगे मैं ग्रुप में लिस्ट और मार्क्स डाल दूँगी, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी डन सून. ओके, सो टिल देन यू टेक केयर and keep yourself safe and also be positive. And if you have any doubts then you can text me or wait till Wednesday's class so that we will solve them on Zoom class. Okay, see you, bye, take care.